अगला लिखिए असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर आप ब्लड प्रेशर असेस कर रहे हैं, बीपी आप ले रहे हैं किसी भी पेशेंट में, तो क्या क्या फिनोमिना आपको पता होना चाहिए जब आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं। तो वेन एवर यू आर मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, क्या क्या कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए बेटा। सबसे पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक ब्लड प्रेशर, कोई भी पेशेंट जिसने स्मोकिंग करी हो, सुट्टा मारा हो, पेशेंट सुट्टा मार के आया है या पर्सन कोई सुट्टा मार के आया है, तो उसका बीपी 30 मिनट के अंदर अंदर मॉनिटर ना करें तो बीपी फ्लक्चुएशन आ सकता है। वैसे तो बताया कि नहीं आपको पेशेंट, तुम भी सुट्टा मार के जाते तो बताते थोड़ी हो, लेकिन फिर भी पूछ ले। और जरूर ध्यान रखेंगे अवॉइड स्मोकिंग 30 मिनट बिफोर टेकिंग बीपी। बिफोर टेकिंग blood pressure, you are going to take bp, then avoid smoking 30 मिनट बिफोर टेकिंग बीपी। बीपी लेने के 30 मिनट के अंतराल में आपको स्मोकिंग नहीं करना है। और हमेशा ध्यान रखना है सीढ़ियाँ चढ़ के आया है कोई पेशेंट, 5वीं मंजिल पे, 6ठी मंजिल पे ओपीडी है आपकी, और 6 मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ के आया है कोई पेशेंट, तो उस समय बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ जाता है मोस्टली। तो रेस्ट फॉर 5 मिनट बिफोर मेजरिंग बीपी। रेस्ट फॉर 5 मिनट बिफोर मेजरिंग बीपी। अगर आप किसी पेशेंट को बीपी मेजर करना है तो उसको 5 मिनट का रेस्ट की आवश्यकता है, मस्ट नीडेड। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप बीपी मेजर कर रहे हैं, मोस्टली अपन एंटी क्यूबाइटल फोसा पे ही जो है बीपी कब लगाकर बीपी मॉनिटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ है, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ कितना अच्छा बना है, देख रहे हो। हाथ नहीं कुछ और ही बन गया है। थिंक अबाउट इट, किसी पेशेंट का हाथ है, उसमें आपने यहाँ पर बीपी कप लगाया है, यू आर अप्लाइंग बीपी कप हेयर ओनली। तो बीपी कफ जो है बेटा, जैसे एज्यूम करिए कि यहाँ पर ये एंटीकोबाइटल फोसा है, ये कोनी वाला हिस्सा है, कोनी के आगे वाला हिस्सा, जैसे यहाँ पर एंटीकोबाइटल फोसा है, जो एंटीकोबाइटल फोसा है, उस एंटीकोबाइटल फोसा से ये जो कफ है बेटा, बीपी कफ जो आप लगा रहे हैं, जैसे बीपी कफ है, ये बीपी मशीन है, एज्यूम करिए कि ये बीपी मशीन है। ठीक है। ये बीपी कफ की मशीन है, ये है बलून इन्फ्लेट करने के लिए, ये क्या कहते हैं, कफ इन्फ्लेट करने के लिए इसको प्रेशर करना है, तो कंप्रेस करेंगे तो वहां पर ये बलून जो है, ये जो बीपी कप है, ये बीपी कप क्या होगा, ये बीपी कप हो जाएगा इन्फ्लेट। बीपी लिया है सबने, ब्लड प्रेशर स्पाइकोमेनोमीटर से बीपी सबने लिया होगा ना। जैसे ये मर्क्यूरी वाला वो जो होता है, जिसके अंदर बीपी लिखा हुआ रहता है बेटा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
130, 140, 150, 180 तक लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बीपी कप है, तो इस बीपी कप में आपको बीपी मॉनिटर करना है बेटा, ठीक है। तो जब आप बीपी मॉनिटर करेंगे तो उस कफ को इन्फ्लेट करना है अच्छे से, और ये एंटीकोबैटल फोसा है। तो ये बीपी कफ जो है बेटा, अप्लाई बीपी कफ 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच अबाउ द एंटीकोबैटल फोसा। तो बीपी कफ आप अप्लाई कर रहे हैं, ये एंटीकोबैटल फोसा से लगभग 1 इंच दूर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं बेटा, उसकी कहानी मैं बताता हूँ, पहले एक लाइन लिख लीजिए। क्या, कि जो बीपी कफ है, अप्लाई बीपी कफ 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच अबाउ एंटीकोबैटल फोसा। अप्लाई बीपी कफ 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच अबाउ एंटीकोबैटल फोसा, ठीक है। बीपी कप को जो अप्लाई करना है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंच या 1.5 सेंटीमीटर, ढाई, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच अपने को अबाव अप्लाई करना है एंटीबायोटिक मौसा के, ठीक है। अब आपको ऐसे लगाना है बेटा, और इस पाइकोमेनोमीटर में कितने देर क्लास होगी? कितने देर क्लास होगी? उसकी कितनी क्लास होगी? ठीक है बेटा। तो ये जो बीपी कप है, इसको इन्फ्लेट करना है बेटा। यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेटली आपको प्रेस करना है 140, 150, 160 के आसपास इन्फ्लेट करना है, ठीक है। इन्फ्लेट करने के बाद जब आप डिफ्लेट करेंगे इसको, जब आप डिफ्लेट करेंगे तो जब आप यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा के रखेंगे ब्रेकियल आर्टरी पे, यहाँ पर आर्टरी होती है, वो आर्टरी क्या कहलाती है बेटा, ब्रेकियल आर्टरी। एंटीक्यूबेटल फोसा में जो आर्टरी होती है, वो आर्टरी कौन सी कहलाती है, ब्रेकियल आर्टरी। तो जब आप स्टेथोस्कोप लगा के रखेंगे, जब आप स्टेथोस्कोप लगा के रखेंगे, तो पहली बार जो साउंड आएगी इसमें, वह साउंड कहलाती है बेटा, इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ईयर साउंड है, वो साउंड कहलाती है कोर्टकोप साउंड। वो साउंड क्या कहलाती है बेटा, वो साउंड कहलाती है कोर्टकोप साउंड, ठीक है। फर्स्ट ईयर साउंड जो है वो कोर्टकोप साउंड होती है। ये डिनोट करती है सिस्टोलिक बीपी को। इट डिनोट, ये डिनोट करता है किसको, ये डिनोट करती है सिस्टोलिक बीपी को। और जब ये साउंड आना बंद हो जाती है, जब ये साउंड आना बंद हो जाती है, whenever the sound cease, it shows diastolic BP. When the sound stop या cease, it shows diastolic BP. We do not diastolic BP, ठीक है बेटा। और हमेशा ध्यान रखना, जब आप काफी डिफ्लेट करेंगे तभी ये साउंड आएगी। तो 120 पे आएगा, 120 पे आपको डिफ्लेट करते करते 120 पे आए, तो कोट को साउंड सुनाई देना शुरू हो गई। और फिर 80 पे आएंगे तो साउंड डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है।
और जब आपको कब डिफ्लेट करना है बेटा, उसको डिफ्लेट रेट होगी 2 to 3 पर सेकेंड के हिसाब से डिफ्लेट करना है। ऐसा नहीं एकदम से आपको अब डिफ्लेट कर दे। कफ को इन्फ्लेट करने के बाद कफ डिफ्लेट रेट जो है इज 2 to 3 जो कफ है उसकी जो डिफ्लेट रेट है वो 2 to 3 होनी चाहिए बेटा। ठीक है। ये तो नॉर्मल आपको जब एंटीकोबैटल फोसा वाली आर्टरी यूज करके आर्म से बीपी ले रहे हैं। whenever you are taking BP from whenever you are taking BP from leg, जब आप पैरों से बीपी ले रहे हैं, लिए ना भी पैरों से बीपी, जब किसी पेशेंट के हाथों में फिस्टुला हो, एवी फिस्टुला हो हाथों में, हाथ में कोई इंजरी हो, दोनों हाथ में कोई इंजरी हो, तो उस कंडीशन में बीपी अपन लेते हैं बेटा पैरों में, बीपी इन द लेग। अगर आप बीपी ले रहे हैं पैरों से, if you are taking BP from legs, you should remember that कि जो सिस्टोलिक बीपी है ना बेटा, इट इज हायर 20 to 30 एंड डायस्टोलिक बीपी इज सेम। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि जो सिस्टोलिक बीपी है ना, पैरों से लेंगे तो सिस्टोलिक बीपी जो है 20 to 30 ज्यादा रहेगी, जबकि जो डायस्टोलिक बीपी है वो सेम रहेगी। जो सिस्टोलिक बीपी है वो 20 to 30 ज्यादा रहेगी, और डायस्टोलिक बीपी सेम रहने वाली है। दिस थिंग शुड बी रिमेम्बर दैट जब आप पैरों से बीपी ले रहे हैं, तो पैरों से बीपी लेते समय अगर सिस्टोलिक 140 के आसपास आए और डायस्टोलिक डायस्टोलिक 80 के आसपास है, तो आपको उसको नॉर्मल कंसिडर करना है। ठीक है बेटा। तो ये आपको बीपी लेग से ले रहे हैं तो ध्यान रखना है। मोस्टली जब आप बीपी लेते हैं तो कौन कौन सी आर्टरी अपन यूज करते हैं बेटा, तो आर्टरी यूज्ड इन बीपी मेजरमेंट, मोस्टली अपन ब्रेकियल आर्टरी यूज करते हैं अगर आर्म से ले रहे हैं तो। कौन सी आर्टरी यूज करेंगे, तो जनरली अगर आप आर्म से बीपी ले रहे हैं, जो कि मोस्टली अपन आर्म से ही लेते हैं, इफ देर इज नो एनी कॉम्प्लिक कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो, तो मोस्टली अपन आर्म से बीपी लेते हैं बेटा, बेस्ट भी है। तो आर्म से अगर आप बीपी ले रहे हैं तो अपन यूज करते हैं बेटा ब्रेकियल आर्टरी। लेकिन अगर आप बीपी ले रहे हैं थाई में से, थाई से बीपी ले रहे हैं तो कौन सी आर्टरी यूज करनी है, और अगर आप बीपी थाई से नहीं एंकल जॉइंट के वहां से ले रहे हैं, तीन चीजें मोस्टली तो आर्म से लेते हैं तो अपन ब्रेकियल आर्टरी यूज करते हैं, लेकिन अगर यू आर टेकिंग बीपी फ्रॉम थाई तो कौन सी आर्टरी यूज करनी है, और एंकल जॉइंट से ले रहे हैं तो कौन सी आर्टरी यूज करनी है। तो ध्यान रखना अगर थाई से ले रहे हैं तो अपने को यूज करनी है नी के जस्ट आगे वाली जो आर्टरी है, पोप्लाइजियल आर्टरी। और अगर आपको एंकल जॉइंट से लेनी है तो वहां पर कौन सी आर्टरी अपन यूज करेंगे, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अगर आप जो बीपी है आर्म से चेक कर रहे हैं तो हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्रेकियल आर्टरी अपन यूज करते हैं बेटा, लेकिन अगर आप थाई से ले रहे हैं तो पोप्लाइजियल आर्टरी, और अगर आप बीपी ले रहे हैं एंकल जॉइंट के वहां से
तो आपको यूज करनी है पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? नहीं समझ में आई, बताऊं मैं? अरे भाई लोगों, घबराओ मत यार तुम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये थाई है, ठीक है, ये थाई हो गई। ये नी जॉइंट मान लीजिए इसको, और ठीक है, किसी का पेन है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर आप बीपी कप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी थाई पे, अगर आप यहाँ पर थाई पे बीपी कप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ की आर्टरी यूज करनी है, तो यहाँ पर होगी पोप्लाइटियल आर्टरी। ठीक है, और अगर आप बीपी कप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको यूज करना है पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। ये थाई पर अप्लाई किया हुआ है बीपी कप, और ये एंकल पे अप्लाई किया हुआ है, एंकल जॉइंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब तो समझ में आ गई कहानी? गॉट इट बेटा जी? क्लियर है जी? ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगली कहानी को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ध्यान रखना, बीपी कप की मैं बात करूं, तो जो बीपी कप आप यूज कर रहे हैं ना बेटा, उसका साइज कितना होना चाहिए? जब आप बीपी मेजर कर रहे हैं किसी पेशेंट की, तो जो साइज ऑफ बीपी कप है इंपॉर्टेंट है बेटा। जो पेशेंट है उसकी साइज के हिसाब से बीपी कप होना चाहिए। वैसे तो बेस्ट यही रहता है, पेशेंट कितना मोटा है कितना पतला है, तो हमेशा ध्यान रखना पेशेंट की विड्थ जो है, आर्म या थाई जहाँ पर भी आप यूज कर रहे हैं, उसकी विड्थ जो है 40% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस, आर्म सरकमफेरेंस के 40%, और लेंथ जो है 80% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस होनी चाहिए। इन्फेंट में कितने साइज का यूज करना है, चाइल्ड में कौन सा यूज करना है, और अडल्ट में कौन सा यूज करना है, ये सारे के सारे क्या है, इन्फेंट हो चाहे न्यूबॉर्न हो चाहे चाइल्ड हो चाहे एडल्ट हो, ये आर्म के, हाथों के। ठीक है, अगर आप अडल्ट में ही थाई भी यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए? अडल्ट की थाई में कौन सा यूज होना चाहिए? तो विड्थ जो है बेटा, न्यूबॉर्न में 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए विड्थ, और लेंथ होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है बेटा, विड्थ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेंथ 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो इन्फेंट है, उस इन्फेंट में
वर्थ जो है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो लेंथ है वह 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चाइल्ड जो है उसमें विड्थ 8 सेंटीमीटर और लेंथ 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए बेटा। और अडल्ट के अंदर विड्थ जो है 13 सेंटीमीटर होना चाहिए और लेंथ 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अडल्ट में अगर थाई में यूज कर रहे हैं तो विड्थ 20 सेंटीमीटर और लेंथ होना चाहिए 42 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए बेटा ब्लैडर कैप के बारे में। ठीक है, ये सारा याद नहीं रहे तो ठीक है, आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। होने के चांसेस रहता है बेटा, पेशेंट का बीपी अलग है और आपको बीपी अलग दिखाई दे रहा है, तो ऐसा होने की संभावना रहती है। अब नॉर्मल रीडिंग कब कब आ सकती है बेटा? अगर वाइड ब्लैडर है, अगर आपने ब्लैडर कप यूज किया है, जो कप है आपका वो बहुत चौड़ा है, तो जो बीपी आएगी बेटा नॉर्मल से कम आएगी। अगर नैरो ब्लैडर है, यानी जो नॉर्मल ब्लैडर होना चाहिए उससे छोटा है, तो हाई रीडिंग आएगी। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है या पर्सन है जिसमें आपने उसको टाइट नहीं किया, लूज फिट है, तो लूज है तो रीडिंग जो नॉर्मल है उससे ज्यादा आएगी, हाई रीडिंग आएगी। ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि ब्लैडर आपका ब्लैडर कप जो है वो अगर वाइड है तो लो रीडिंग आएगी। ठीक है बेटा, अगर वाइड ब्लैडर है तो रीडिंग लो है, लो आने की संभावना रहेगी। अगर नैरो ब्लैडर तो हाई रीडिंग आएगी। अगर लूज फिट है तो हाई रीडिंग आएगी। और अगर आपने, मैंने बोला है ना 2 to 3 एमओ पर सेकेंड आपको डिफ्लेट करना है ब्लेडर को, अगर आपने डिफ्लेट क्विकली कर लिया या आपने डिफ्लेट क्विकली किया या आपने डिफ्लेट किया स्लोली, तो भी अब नॉर्मल रीडिंग आने की संभावना रहेगी। आपको फिक्स 2 to 3 पर सेकेंड के हिसाब से डिफ्लेट करना है बेटा। अगर आपने डिफ्लेट क्विकली किया तो बीपी जो आना चाहिए उससे लो आएगा। और अगर बीपी जो है, आपने अगर डिफ्लेक्ट बहुत स्लोली किया तो बीपी जो आना चाहिए उससे हाई आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, दिस थिंग शुड बी रिमेम्बर, या दिस थिंग्स शुड बी नो। ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्लोली तो बीपी हाई आएगा, अगर आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्विकली तो बीपी लो आएगा।